और अब रुक करेंगे 15 शहर 15 रिपोर्टर का। बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आज बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में अलग अलग विधानसभाओं के लिए बनी संचालन समितियों और अन्य समितियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद रहे, पूर्व मंत्री हैं वो मौजूद रहे, साथ ही साथ जिनके विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना है वो भी मौजूद रहे। मसलन अगर हम बात करें गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट जैसे जो नेता हैं वो बैठक में मौजूद थे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के साथ में आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। बैठक में उन चेहरों को भी बुलाया गया जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि चुनाव के दौरान उनकी नाराज़गी देखने को मिले। मसलन रुस्तम सिंह की बात करें, भूपेंद्र सिंह की बात करें या लाल सिंह आर की बात करें, ये सभी नेता भी बैठक में शामिल हुए हैं। और अब बीजेपी का ये दावा है कि आने वाला जो विधानसभा का उपचुनाव है उसमें बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेगी। कमलनाथ सरकार गिराने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के मुताबिक राज्यसभा सीटें बढ़ाए जाने को लेकर बीजेपी ने ये षड्यंत्र रचा और मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का आरोप है कि न सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान की सरकार को भी अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। अजय सिंह के मुताबिक कांग्रेस उन तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है जो कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो वीडियो के बाद कांग्रेस पार्टी कदम उठा सकती है। कांग्रेस के मुताबिक कानूनी मशवरा लेने के बाद पार्टी कोर्ट में भी इस मामले को लेकर जा सकती है। साथ ही उपचुनाव में भी बीजेपी की हकीकत को जनता के सामने रखा जाएगा। बहरहाल शिवराज सिंह चौहान के वायरल ऑडियो वीडियो को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इसके फिलहाल जल्द थमने के आसार नहीं हैं। ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर गुटों के बीच टकराहट लगातार बढ़ती जा रही है। नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन के मौके पर लगाए गए बैनर पोस्टरों से इस बार फिर सिंधिया की तस्वीरें गायब हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 12 जून को जन्मदिन है। इस मौके पर उनके समर्थकों ने शहर में पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन होर्डिंग्स में नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वी.डी. शर्मा, शिवराज सिंह चौहान सहित नरोत्तम मिश्रा और तमाम बीजेपी के नेताओं के फोटो छपे हुए हैं, लेकिन गायब है तो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीरें हैं। इन पोस्टर के बाद एक बार फिर से बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी सामने आ गई है। कांग्रेस ने इस पर वार करते हुए कहा कि महाराज को जो इज्जत कांग्रेस में मिलती थी वैसी पूछ परख बीजेपी में नहीं है। अब तो महाराज बीजेपी के पोस्टरों से भी गायब होने लगे। उधर सिंधिया समर्थकों ने इस पर कुछ कहने की बजाय चुप्पी साध ली है। तो बीजेपी का कहना है कि ये बैनर पोस्टर पार्टी के अधिकृत लोगों ने नहीं लगाए हैं बल्कि खास समर्थकों ने लगाए हैं। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी के बैनर पोस्टर से सिंधिया की तस्वीरें गायब हुई है। इससे पहले मोदी सरकार 2 का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में छापे गए विज्ञापन से भी सिंधिया की तस्वीरें नजर थी। माना जा रहा है कि बीजेपी की ये गुटबाजी कहीं ना कहीं उपचुनाव से पहले उसके लिए भारी न पड़ जाए। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना से बचने के लिए लोगों को चूर्ण और दवाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम इस वक्त एक ऐसी ही जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये वितरण का कार्यक्रम आयुष विभाग की ओर से किया जा रहा है। यहां आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टरों की टीम है वो बैठी हुई है। हालांकि मैं इसके साथ में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनकी तस्वीर भी प्रकाशित की गई है। और जो योजना सरकार ने शुरू की थी जीवन अमृत योजना, वो भी इसमें लिखी हुई है। ये वो काढ़ा है जो लोगों को दिया जा रहा है और उसके साथ में एक पैम्फलेट भी उनको देने की यहाँ पर तैयारी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग ये दवाई बंटवा रहे हैं, साथ ही साथ प्रचार भी हो रहा है? नहीं, हमारा उद्देश्य तो ये है कि सभी जितने भी यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, मजदूर तबके के लोग रहते हैं बाड़ागंगा क्षेत्र में, यहाँ पर इनको काढ़ा सबको मिल जाए। वास्तव में कोरोना महामारी के रूप में, विश्वव्यापी महामारी के रूप में जो फैल रही है, उससे बचाव के लिए मध्य प्रदेश शासन ने जीवन अमृत योजना लागू की है। उसके अंतर्गत ये त्रिकटु का चूर्ण है। त्रिकटु अर्थात 3 चीज़ें, सौंठ, काली मिर्च, पिपली।
इसका काढ़ा बनाकर पीने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां सर्दी जुकाम खांसी नहीं होता है। शासन ने योजना पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पैकेट बांटने की बनाई है, जिसमें काफ़ी जगह बांटा जा चुका है। तो यह देख सकते हैं लंबी जो लाइन है लोगों की वो भी लगी हुई है और उन सभी को ये जो चूर्ण है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी तौर पर जो प्रचार है वो भी देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल में कोरोना बम फूटने का सिलसिला लगातार 2 दिनों से जारी है। बढ़ती संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहर में 72 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जो शहर के हॉटस्पॉट जोनों के साथ अन्य क्षेत्रों से निकल कर के सामने आए हैं। खास बात यह है कि राजधानी में जब तक फेज 1 की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक जो संख्या थी, अब यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। राजधानी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। आज फिर 72 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। होशंगाबाद रोड के C21 मॉल में तीसरी बार में 15 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब यहां कोरोना के संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 35 हो गई है। मॉल के 3rd फ्लोर पर बने कॉल सेंटर को कल बंद कर दिया गया था। आज सुबह से यहां डर के मारे कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। सुबह से बीमार और ज़रूरतमंद लोग 108 के कॉल सेंटर पर एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाते रहे, लेकिन नेटवर्क व्यस्त रहने के कारण कॉल रिसीव नहीं हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि कंपनी के एक अधिकारी कुछ दिन पहले धार और इंदौर गए थे। वहां से लौटने के बाद वे क्वारंटाइन होने के बजाय सीधे काम पर आ गए। हालांकि कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि कॉल सेंटर को मॉल के अलावा 3 और जगहों पर संचालित किया जा रहा है। सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। शहर में आज C21 मॉल के 15 मरीजों के अलावा टीटी नगर थाना क्षेत्र के 7, बैरागढ़ पिपलानी के 6, जहांगीराबाद में 5, हनुमानगंज शाहजहानाबाद के 4, ऐशबाग कोतवाली तलैया थाने के 3, बैरजिया कमला नगर पोए फिजा में 2 मरीज के साथ ही अशोका गार्डन गौतम नगर सहित अन्य जगहों से कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह है कि जहां कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं, वहीं प्रदेश में रिकवरी रेट भी सुधरता जा रहा है। धीरे धीरे रिकवरी रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन ऐसे में लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि अभी भी अनलॉक फेज 1 के दौरान वो सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, ताकि कोरोना संक्रमण का जो वायरस है वो लोगों को इन्फेक्ट करता हुआ ना नजर आए, बल्कि इस चेन को रोकथाम हो सके। इस कोरोना महामारी ने हर तरह के व्यवसाय और रोजगार को चौपट कर दिया है। ऐसे ही व्यवसायी हैं बस ऑपरेटर्स, जिन्हें सरकार ने 50% सवारियों के साथ बसें चलाने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन खर्च न निकाल पाने की स्थिति में वे बसें चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जबलपुर में बस ऑपरेटर इस परमिशन के बाद भी बसें चलाने के इच्छुक नहीं हैं। ISBT बस ऑपरेटर संघ और प्राइवेट बस संचालकों ने बताया कि 50% परमिशन के साथ बसें चलाने में खर्च निकालना भी मुश्किल है। बसों का डीजल खर्च, टैक्स, परमिट, टायर एक्सपेंस और बस के मेंटेनेंस जैसे खर्चे बेहद महंगे होते हैं। एक बस से 1 दर्जन लोगों का परिवार चलता है, लेकिन 50% सवारी लेकर बस चलाने से उतनी आमदनी नहीं हो पाएगी कि सभी की आर्थिक तंगी दूर की जा सके। इसलिए बस चलाना फिलहाल संभव नहीं हो पा रहा है। 3 जून को जबलपुर आगमन पर VD शर्मा को बस ऑपरेटर संघ ने ज्ञापन भी दिया था। 7 दिन बीतने के बाद भी अभी तक सरकार द्वारा इन बस ऑपरेटर्स की समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया है, जिससे बस ऑपरेटर्स परेशान हैं। किसानों के नाम पर अनाज बेचने का मामला सामने आया है। 150 किसानों के नाम पर अनाज खरीदी में गड़बड़ी सामने आई है। चना खरीदी के नाम पर किसानों के साथ एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसानों के पंजीयन पर ताजपुर गांव के व्यक्ति ने अनाज सरकारी खरीदी केंद्रों पर बेच दिया। किसानों के पंजीयन के साथ छेड़छाड़ करके 150 किसानों के पंजीयन पर अनाज बेचा गया। जब किसान अपना अनाज लेकर खरीदी केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि उनके नाम पर तो अनाज खरीदी हो चुकी है। ऐसे लगभग 150 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसकी शिकायत किसानों ने बीना SDM व विधायक से की है। SDM अमृता गर्ग ने मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विधायक महेश राय ने किसानों के साथ जिला सहकारी बैंक पहुंचकर खातों में भुगतान पर रोक लगाने और संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग की है। चना खरीदी में जिले के कई खरीदी केंद्रों पर अनियमितताएं देखने को मिली हैं। अधिकारी खाना पूर्ति के लिए जांच तो करते हैं, लेकिन कार्रवाई होती नजर नहीं आती।
ये है लक्ष्मीपुर का गेहूं भंडारण केंद्र, जहां पे अन्नदाताओं का अन्न रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 216 स्टैक बनाए गए हैं, जिसमें से 212 स्टैक पूरी तरह से फुल भरे हुए हैं। पिछले वर्ष जहां 88 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था, इस वर्ष दुगना यानी कि 100 करीब 55 मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी पन्ना में हुई है। कोरोना महामारी के चलते जहां किसानों ने दिन रात एक करके इस अन्न को एकत्रित किया है, वहीं सरकार ने इस अन्न को खुले मैदान में रख दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर खुला आसमान है और यह खुले आसमान पर गेहूं रखा गया है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यह जो एक एक दाना जो किसान उगाता है, किस तरीके से किसान इस एक एक दाने के लिए तरसता है। ये अन्न ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग कंपनी है जिसके ऊपर ये जुम्मा है इस किसानों के अन्नदाताओं का अन्न रखने का, यह खुले मैदान में रखा है। निश्चित तौर पे सरकार वेयर हाउस की जो इनकी जिम्मेदारी है, जो FCI है, ये सब मिल करके एक ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो गेहूं है इसको कौड़ी के दाम पे बेचने के लिए, सड़ाने के लिए खुले मैदान में रखे। हालांकि इन्होंने इंतजामात तो पुख्ता किए हैं, ये इनको ढाक दिया गया है, लेकिन जो 3 और 4 तारीख को वर्षा हुई थी, उस वर्षा से ये जो गेहूं में नमी आई है, उस नमी के कारण गेहूं निश्चित तौर पर सड़ेगा और कौड़ियों के दाम पर बिकेगा। रतलाम के सोशल मीडिया में वायरल हो रहे एक वीडियो ने रतलाम नगर निगम की बारिश की तैयारियों की पोल खोल दी है। रतलाम के लक्ष्मणपुरा क्षेत्र का यह वीडियो है, जहां देर शाम ज़ोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद नालों का पानी सड़कों पर बह निकला और लोगों के मुंडेर तक आ पहुंचा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस वीडियो को बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। दरअसल रतलाम नगर निगम हर साल लाखों रुपए क्षेत्र के नालों की साफ सफाई पर खर्च करता है, लेकिन पहली ही और थोड़ी सी ही बारिश में अगर नालों का पानी सड़कों पर बह निकलेगा तो सोचना लाजमी है कि आखिर रतलाम के नगर निगम ने नालों की सफाई किस तरह से की है। वहीं रतलाम के लक्ष्मणपुरा में क्षेत्र के नालों के ऊपर बड़े पैमाने पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से ना तो नालों की सफाई हो पाती है और ना ही नाले चौड़े हो पाते हैं। अब देखना यह है कि नालों की सफाई के इस वीडियो के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद रतलाम नगर निगम लक्ष्मणपुरा के अतिक्रमण और नालों की सफाई को लेकर अब क्या कदम उठाता है। लॉकडाउन के बाद जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। ऑफिस दफ्तर सब कुछ खुल चुके हैं, लेकिन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक ऐसा आदेश अपने कर्मचारियों को दिया है कि जब वो ऑफिस पहुंचेंगे तो इस तरह की जो थंब इम्प्रेशन मशीन है उसमें अपना थंब उनको दिखाना होगा। और ये जो आप ऐप देख रहे हैं, ये ऐप के ज़रिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इस थंब मशीन में अपना थंब रखेंगे और इस ऐप के ज़रिए जो ये आप अंगूठे के निशान देख रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और एक तरह से कोरोना संक्रमण का जब दौर चल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में ना सोचकर इस तरह से जो थंब इम्प्रेशन है वो करवाया जा रहा है। कर्मचारी इसको लेकर क्या कहते हैं, उनके मन में डर है या फिर जब वो ऑफिस आ रहे हैं तो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये नियम कितना सही उन्हीं से जानते। सर, आप लोग ऑफिस आ रहे हैं और इस तरह का जो थंब इम्प्रेशन आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं डर लग रहा है आप लोगों को या फिर ये एक फरमानी इस तरह का अधिकारियों का जो आदेश है जो अभी नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के संबंध में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और जो स्थानीय कलेक्टर हैं उन लोगों के भी स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन जो कई विभागों में, न केवल इसमें बल्कि सब विभागों में ये देखने में आ रहा है कि जो मैदानी स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें उन मापदंडों का निर्धारण नहीं किया जा रहा, उसका पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में भय व्याप्त है। इसके कारण कर्मचारियों में भय व्याप्त है। ऊपर के स्तर पर आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि सैनिटाइज किया जाए, एंट्री गेट पे थर्मामीटर लगाया जाए और उपभोक्ता आए तो वो सीधा ना आ पाए, लेकिन वो सब मैदान में देखने को नहीं मिलता है। कर्मचारी नाराज भी है, एक तरह से नाराजगी उनकी जायज भी है, क्योंकि जब सारे विभागों के लिए एक तरह से कलेक्टर के आदेश हैं कि अभी फिलहाल थंब इम्प्रेशन नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन फिर भी जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक अलग ही आदेश पारित किया है, जिसके तहत उन्हें थंब इम्प्रेशन करके ही अब ऑफिस में आना होगा। और यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो संक्रमण का खतरा है वो इस थंब इम्प्रेशन मशीन के जरिए बढ़ भी गया है, क्योंकि ये भी एक बात यहाँ पर है कि मशीन को रोजाना सही समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को खुद जागरूक रहना होगा, तभी वो इस संक्रमण से बच सकेंगे।
सरोज पांडे के उस बयान पे छत्तीसगढ़ की सियासत उबाल मार रही है, जिसमें सरोज पांडे ने छत्तीसगढ़ में सत्ता के अस्थिर होने की बात कही है। सरोज पांडे ने अपने एक बयान में कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपनों से ही घिरी हुई है और इस सरकार की जीवन कब तक चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। दरअसल बीजेपी की ओर से सरोज पांडे के इस बयान के बाद कांग्रेस ने करारा पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने साफ तौर पे कहा है कि 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद से लगातार बीजेपी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 1/3 से अधिक बहुमत मिला हुआ है और कांग्रेस एकजुट, एक राय और एक छत के नीचे ही काम कर रही है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरह से अन्य राज्यों में सत्ता परिवर्तन को लेके सुगबुगाहट और लगातार हॉर्स ट्रेडिंग के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में छत्तीसगढ़ की ये स्थिरता कब तक बने रहती है तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बीजेपी के राष्ट्रीय नेत्री के इस बयान के बाद खलबली मची हुई है। रायपुर नगर निगम के जोन अध्यक्ष के चुनाव आज संपन्न हुए, जिसमें से 10 में से 8 जोन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। वहीं बीजेपी को केवल 2 ही जोन में अध्यक्ष बनाकर संतोष करना पड़ा। हालांकि चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि 10 में से 9 जोन में कांग्रेस के ही अध्यक्ष चुने जाएंगे, लेकिन अंतिम समय में भीतरघात का शिकार कांग्रेस पार्टी हुई और जोन क्रमांक 3 में प्रत्याशी अमितेश भारद्वाज को प्रमोद साहू के सामने हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भीतरघाती कौन है और क्रॉस वोटिंग कैसे हुई, इसकी पूरी समीक्षा कांग्रेस द्वारा की जा रही है, लेकिन इसके बाद किस तरह की कार्रवाई होगी और कैसे क्रॉस वोटिंग का आइडेंटिफिकेशन होगा, इस पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि अब तक जोन अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के काफी सियासत होती रही है और ऐसे में देखना ये होगा कि इस क्रॉस वोटिंग को लेकर के नगर निगम में किस तरह की कार्रवाई कांग्रेस पार्टी अपने पार्षदों पर करती है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने प्रभारी जिला गरियाबंद की समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में सभी जिले के अधिकारी उस बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस तरह से कोरोना को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, वहां पर अगर संक्रमण फैल रहा है तो वहां पर अस्पताल की क्या व्यवस्था है, और साथ ही क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है तो बारिश से पहले जो बीमारियां होती हैं उसके लिए ओपीडी की क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई हैं। तो इस तरह से सारी जो चिकित्सीय जो व्यवस्था होती है उसकी जानकारी गृह मंत्री ने अपने जो प्रभारी जो जिला गरियाबंद है उसकी ली है। इसके अलावा उन्होंने जो गरियाबंद का नक्सल प्रभावित इलाका है वहां पर नक्सल गतिविधियां किस तरह से वहां पर उसको नियंत्रण पाने के लिए वहां की पुलिस व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है उसकी भी समीक्षा की है। साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो आय को बढ़ाने के लिए इसके अलावा और जो विभाग है उनको आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जाएं उसके निर्देश खास तौर पर जो गृह मंत्री हैं अपने प्रभारी जिले को दिए हैं। मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, घरुआ, घुरुआ और बाड़ी, उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग की जाए और सही तरीके से गौठाने बनाई जाए, जिससे वहां पर जो किसान और गांव वालों की किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से गरियाबंद जिले की समीक्षा गृह मंत्री ने की है और गरिया मंत्री का जो प्रभारी जिला गरियाबंद है उसकी समीक्षा करके गृह मंत्री ने सभी अधिकारियों को एक सख्त निर्देश भी दिए हैं कि वहां पर किसी तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। द्रोणिका और बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते बस्तर में मौसम का मिजाज बीते 2 दिनों से बदला हुआ है। बदली छाई हुई और इसके अलावा बीच बीच में बारिश भी हो रही है। हालांकि कल जो बारिश हुई रुक रुक कर उसके चलते काफ़ी ज़्यादा उमस से लोगों को परेशानी हुई और जो पारा है गर्मी को नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। आज सुबह से सूर्यदेव के दर्शन जो है नहीं हुए हैं। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं और मौसम का जो मिजाज है वो बारिश होने की संभावना जता रहा है। उधर मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज दक्षिण बस्तर में जो है वो बारिश की संभावना है। हालांकि अगर बात करें तो मानसून अभी तक पहुंचा नहीं है, अभी 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। मानसून के आज संभावित है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में पहुंच सकता है, उसके बाद ये बस्तर में प्रवेश करेगा। उस लिहाज से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी का पारा जरूर नीचे लुढ़का हुआ है, लेकिन बीच बीच में जो धूप हो रही है उसके चलते उमस से भी लोगों का हाल बेहाल है। कल जिस तरह की बारिश शहर में हुई उसमें आधे घंटे की बारिश ने ही निगम की सारी तैयारियों की पोल खोलकर रोक दी है।
हालांकि निगम ने दावा किया था कि शहर के जितने भी नाली और नाले हैं उनको सफाई की जा रही है ताकि पानी का जल भराव ना हो सके, लेकिन कल जिस तरह से शहर में आधे घंटे की बारिश हुई उसके चलते कई क्षेत्र जो हैं वो जलमग्न हो गए। करीब घुटने तक पानी जो है कई इलाकों में भरता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में अब चिंता लोगों को इस बात की हो रही है कि आने वाले समय में जब मानसून सक्रिय हो जाएगा और बारिश होगी तब शहर का हाल फिर से पिछले साल वाली स्थिति को दोहराएगा। चिंता लोगों की इसलिए भी है कि पिछले साल जिस तरह की तबाही शहर में हुई थी, काफ़ी ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था, लोगों के घरों में पानी घुस गया था। उस तरह की बात को देखते हुए नगर निगम ने इस बार तैयारी का दावा ज़रूर किया था, लेकिन जिस तरह की लोकल बारिश हुई है उसके चलते, जिस तरह का मौसम बदला है और बारिश के चलते जो परेशानी लोगों को झेलना पड़ी, उसमें आशंका यही जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में जब मानसून सक्रिय होगा उसमें लोगों को और भी परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वन विभाग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है। केसकाल घाट से गुजरने वाले राहगीर घाट में मौजूद बंदरों को खाने का सामान ना दें। राहगीरों के द्वारा खाने के सामान से बंदरों की सेहत खराब हो रही है। वन विभाग का ये कहना है कि ये बंदर वन संपदा जंगल में मिलने वाले फल से अपना पेट भर लेते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में पड़ने वाले केसकाल घाट में हजारों की तादाद में बंदर मौजूद हैं। इस राह से गुजरने वाले राहगीर और आम नागरिक इन बंदरों को खाने का सामान देते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए वन विभाग ने एक फरमान जारी कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के द्वारा दिए जाने वाले खाने में मीठा और नमकीन होता है, जिसके खाने से बंदरों की सेहत बिगड़ रही है। गौर करने वाली बात है कि जब लॉकडाउन लगा था तब आम जनता ने ही इन बंदरों को खाना खिलाया था। वहीं इस बार मौसम की मार के कारण जंगल में फलदार वृक्षों में फलों की कमी है। दूसरी बात यह है कि बड़े शहरों के धार्मिक स्थल हो या चिड़ियाघरों में आने वाले लोग इन बंदरों को अपने हाथ से अपने साथ लाए खाने का सामान देते हैं। वन्य प्राणियों की सुरक्षा का नारा देने वाले वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाने वाला वन विभाग यदि इन वन प्राणियों का सही ख्याल रखता है, उनको बचाने के लिए, उनके सेहत के लिए कवायद करता दिखता, तो फिर आम जनता को इन बंदरों को खाना खिलाने की जरूरत क्यों पड़ती।